नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खमेनेई की अंत्येष्टि में हिस्सा लेने के लिए ईरान आमंत्रित किया है। अब इसको लेकर के तमाम तरह की अटकलें हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब ये भी एक मीमांसा शुरू हुई है, विचार विमर्श शुरू हुआ है कि स्पेसिफिकली मोदी जी को क्यों बुलाया गया है। इतनी देरी से एक तो अंत्येष्टि हो रही है और ये कई दिन प्रोग्राम चलेंगे। 4-5 जुलाई से शुरू होकर के 9 जुलाई को उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, जहां वो जन्म लिए थे उस जन्म भूमि में। तो कई दिन चलने वाले हैं समारोह और एक मोटा अनुमान है कि करीब 2 करोड़ के आसपास लोग इस अवसर पर अलग-अलग जो इनकी रस्में होती हैं या जो भी उसमें भाग लेने वाले हैं। तो इतनी इतनी भीड़ अगर वहाँ उमड़ने वाली है अलग-अलग कार्यक्रमों में, तो सिक्योरिटी का भी प्रश्न होगा और कई तरह की बातें की जा रही हैं। तो समझने के लिए सीधे जुड़ लेते हैं, डेनेवर यूएसए से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य सत्संगी जी। तो सत्संगी जी के साथ जुड़ कर के समझते हैं। आदित्य जी, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। बहुत स्वागत है आपका। तो ये जो आमंत्रण है अंत्येष्टि में हिस्सा लेने के लिए, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ तमाम तरह की अटकलें हैं, 2 तरह के विचार हैं। एक्चुअली एक ये लेजिटिमेसी एक ये सामान्य निमंत्रण माना जा रहा है और दूसरे ये कि एक स्ट्रैटेजिक भी है कि अगर मोदी जी वहाँ रहेंगे, तो इस बीच इज़राइल की तरफ से किसी तरह का अटैक नहीं होगा। आप क्या मानते हैं? देखिए, औपचारिकता है, बुलाते सबको हैं और इंडियन मीडिया में इसको खास तौर से उछाला जा रहा है बिकॉज़ ईरानियन एम्बेसी इन इंडिया काफ़ी एक्टिव है, आपने देखा। और भारत इज़ द लेजिटिमेट पार्टनर इन सिक्योरिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स ऑफ ईरान। तो मैं इसको देखता हूँ एक तरीके से ईरान जो है दिखाना चाहता है कि उसको वाइड सपोर्ट है पूरे इस रीजन में, वेस्ट एशिया रीजन में। और भारत ने यूएई को ओपनली सपोर्ट किया है, ओमान को ओपनली सपोर्ट किया है, जो कि यूएई के साथ तो ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ओमान के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं। तो 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 बाय इनवाइटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरे हिसाब से कोई जाएगा भारतीय सरकार से, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा हाई लेवल पे। वाइस प्रेसिडेंट जा सकते हैं या फिर समबडी एट अ हाई लेवल विल गो फॉर श्योर। प्रधानमंत्री मोदी का मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बिकॉज व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, बाकी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए पॉसिबल होगा। जयशंकर जी भी जा सकते हैं वहाँ पे। इसमें इसराइल अटैक नहीं करेगा, इस इंसिडेंट पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़ा रिवेंज ले लिया है। यूएई को प्रॉब्लम हो सकती है अगर भारतीय लीडरशिप जाता है वहाँ पे, बिकॉज यूएई ने ही वो कोऑर्डिनेट्स दिए थे आयतुल्ला को मारने के। तो वो प्लानिंग पूरी यूएई के ही बेसिस थे जिन्होंने उसका मूवमेंट को ट्रैक किया था, और इजरायली फोर्सेस इन यूएई हैड एक्चुअली डन इट। तो ये तो अभी पब्लिक रिकॉर्ड्स हो चुके हैं, तो एवरीबडी कैन से इट ओपनली। तो इसमें मैं स्ट्रेटेजिक जो ऑप्शंस में देख रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक जो भारत के लिए जो फ़ायदेमंद है, देखिए ईरान के साथ भारत के रिश्ते, चाहे ईरान ने कुछ भी किया हो पाकिस्तान के साथ, फिर भी एक तरीके की कंटिन्यूटी रही है भारत की ईरान के साथ रिश्तों में, और उसको आगे लेके जाना, स्पेशली एट दिस टाइम आयतुल्ला के मरने पे। आयतुल्ला ने, आपको मालूम ही है, जब उनका इंडिया ट्रिप हुआ था बहुत साल पहले, आई थिंक उस समय आपको पता होगा, आप तो बहुत ट्रैक अच्छी तरह करते हैं। तो उस विजिट में एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप की बात की गई थी ईरान और भारत के बीच में, और भारत का और ईरान के रिश्ते तब से ठीक ही ठीक चल रहे हैं। इवन तो
ईरान के कुछ एक्शंस भारत को बहुत ट्रबल करते हैं, बट ईरान की रिलेशनशिप विद पाकिस्तान इज ऑल्सो नॉट ईजी, ये जनरल लोगों को मालूम है। और मोसाद के बारे में तो आपको मालूम है कि मोसाद का ईरान के ऑन द ग्राउंड लेवल बहुत पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। सो भारत को बुलाने से, भारत को आमंत्रण देने से एक तरीके से ईरान को ये तो मैं नहीं बोलूँगा सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन लेजिटिमेसी की वो बात हो रही है यहाँ पे, लेजिटिमेसी मिलेगी या नहीं मिलेगी भारत के जाने से, दैट्स द मेन पॉइंट। क्योंकि जो ईरान का जो करंट मुस्तफा खमेनी की जो गवर्नमेंट है उसको लेजिटिमेसी नहीं है, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर बीइंग ट्रैक्ड बाय द ब्रिटिश, उसके सारे जो अकाउंट्स हैं आईआरजीसी के सुप्रीम कमांडर्स के, जो भी सीनियर कमांडर्स हैं, उन सबके अकाउंट्स ब्रिटिश आइलैंड्स में। तो भारत भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज दीज पीपल कैन बी easily leveraged against any interest. आईआरजीसी के साथ-साथ क्या मोसाद पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। एक्शंस उनके आप देखिए ना, देखिए इंडियन रॉ, भारत की एजेंसीज और इजरायली मोसाद बहुत कोलैबोरेट करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं इन मैनी इंसिडेंट्स। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा कि 9/11 का इंसिडेंट का इंटेलिजेंस इनपुट उन्होंने दिया था भारत को, सर 9/11 बोल रहा हूँ, 26/11 मुंबई के जो अटैक्स थे उसका उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिस पे संदिग्ध अवस्था में देखा जाता है उनको भी, ऑन जैसे कि आपने देखा अभी अमेज़न के सेंटर्स पे अटैक हुए इन यूएई, अमेज़न के सेंटर्स पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुए, वहाँ पे बहुत जगह भारत का इन्वेस्टमेंट भी है उस एरिया में। प्लस भारत के अंदर कुछ एक्शंस ऐसे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, जो कि वहाँ पे क्लियरली राजीव गांधी असैसिनेशन में आपको पता है मोसाद ने इनपुट्स दिए थे, एलटीटी को, प्रभाकरण को मोसाद ने सपोर्ट किया था, और तो ऑल दीज ऑपरेशंस आर देयर। तो भारत किसी भी फ्रेंडली या एडवर्सरी एजेंसी पे भरोसा नहीं कर सकता, बिकॉज एजेंसीज का रूल होता है दे वर्क ऑन बोथ साइड्स, और उनको भी भारत पे, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबडी एल्सेस इंटरेस्ट। तो दूसरी भी कंट्रीज को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो भारत के ऊपर पूरी ट्रस्ट करें, बिकॉज भारतीय लॉयल्टी इज टू भारतीय। मोसाद का एक ऑपरेशन मुझे बड़ा संदिग्ध अवस्था में लगता है हमेशा, कि उनको मालूम था अक्टूबर 7 के इंसिडेंट के बारे में जो इसराइल में हुआ था, और उसके बाद भी उनके बॉर्डर्स खुले रखे गए हमास के जब अटैक हुआ था। मैं हमास का उनका रिकॉर्ड देख रहा था अभी आपके डिस्कशन से पहले। आपको मालूम है कि कितनी जगह हमास के लीडर्स को उन्होंने एग्जिट भी कराया है, कोऑपरेट भी किया है उनको फिर इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रेटजीज में। तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते भारतीय सरकार। इनफैक्ट सम क्या ऑफ द भारत मेजर, हाँ क्या बोलिए। भारत के अंदर भी उनकी कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधियां पकड़ में आई हैं? जम्मू देखिए कश्मीर मोसाद में या वर्क्स, दूसरी जगहों पर? मोसाद वर्क्स वेरी वेल, वेरी क्लोजली विद अमेरिकन इंटेलिजेंस, अमेरिकन अदृश्य राज के साथ बहुत क्लोजली काम करता है। और अगर अमेरिका को कोई काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, दे डोंट डू डायरेक्टली, दे गो थ्रू अदर टूल्स, ये उनके टूल्स हैं। और बहुत सारे भारतीय कुछ लेखकों ने भी लिखा है, कुछ थिंकर्स हैं, कुछ लोग एजेंसीज में काम करते हैं, उन्होंने ओपनली इंटरव्यूज़ भी दिए हैं यूट्यूब पे, कि हम लोगों को वो सब भी देखना पड़ता है, दे कैन नॉट बी एनी डबल क्रॉसिंग बाय फॉर अस। देखिए भारत तो पहली बात तो अमेरिकी अदृश्य राज्य मतलब एजेंसीज, ब्रिटिश एजेंसीज, इन सब का बड़ा क्लोज एलाई है मोसाद, बहुत क्लोज एलाई। तो भारत के लिए तो दे जो जितना भी कन्वर्जन की एक्टिविटीज़ हैं और ये सब तो एजेंसीज का चलाती हैं, सामान्य हम और आप तो वी कैन ओनली एनालाइज इट, लेकिन एजेंसीज चलाती हैं। उसके पीछे आम आदमी, भारतीय आदमी नहीं लड़ सकता, बिल्कुल नहीं लड़ सकता। कन्वर्जन एक्टिविटीज़ के विरुद्ध तो आम आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता।
हम लोग ट्विटर पे कुछ बोल सकते हैं कुछ चीज़ें, बट अदर देन दैट नथिंग मोर वी कैन डू। ये तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक्शंस है, तो यहाँ पे लोगों को चेक करना चाहिए कहाँ का इन्वॉल्वमेंट है। हम और आप तो उसको एनालाइज करके खुल के बोल भी नहीं सकते हैं, फॉर सैंक्टिटी ऑफ आवर ओन सिक्योरिटी ऑल्सो। तो लेकिन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विच आर संदिग्ध, जैसे कि कन्वर्जन का बढ़ना मेनी पार्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, पहलगाम का इंसिडेंट, और फिर उनका कोलैबोरेशन चल रहा है पाकिस्तान के साथ भी चल रहा है, एंड आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान कल्टिवेट किया जा रहा है। आई एम श्योर वन थिंग कि इजरायली लीडरशिप इज़ फुल्ली अलाइंड विद इंडिया। जितना सपोर्ट उनको भारत से मिलता है उतना कोई और देश देता नहीं है, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका तो उनके इंटरेस्ट के विरुद्ध काम करता है, इवन दो देयर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इन यूएसए, लेकिन फिर भी अमेरिकन एक्शंस तो उनके विरुद्ध रहते हैं। बर्नी सैंडर्स के आप स्टेटमेंट्स देखिए, लिंडसे ग्राहम के स्टेटमेंट्स प्रो होते हैं लेकिन एंटी जाते हैं। द अमेरिकन सपोर्ट टू हमास कितना ज़्यादा है, अगर हमास की जो भी इनकम है वो सब तो अमेरिकन टैक्स पेयर सपोर्टेड है, और हमास को कंट्रोल करने के लिए उसको इन्फिल्ट्रेट भी करना पड़ता है। तो भारत कैन नेवर ट्रस्ट देम फॉर एनीथिंग। हमको तो अपने ऊपर ही ट्रस्ट करना है, किसी और पे नहीं करना है। अच्छा, ये बताइए कि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता सिरे चढ़ भी पाएगा या नहीं चढ़ पाएगा? देखिए, कई तरह की खबरें आ रही हैं। आज की भी अगर बात करें तो कई शिप्स के ऊपर अटैक किए गए हैं और वो ईरान की तरफ से किए गए हैं। ऐसा लगता है कि ईरान में आईआरजीसी अपनी मनमानी कर रही है। जो लीडरशिप है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मामला सुलझ जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर भी मुझे तो लगता है कि ईरान के भीतर जबरदस्त मतभेद हैं, शर्तों को लेकर के भी और दूसरी चीज़ों को लेकर के भी। तो ये सिरे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? ये इलाके में शांति स्थापित होगी या नहीं होगी? देखिए, दोनों अमेरिका और ईरान की साइड से अब मिलिट्री डिसीजंस ले रही है। सिविलियंस को अब बाहर रखिए यहाँ पे, क्योंकि ईरान में इफेक्टिवली आईआरजीसी इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग इफेक्टिवली। तो वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट का कोई यूज़ नहीं है। पहले अयतुल्ला खुमैनी थे, और मुझे तो यहाँ तक भी शक होगा कि शायद ईरानियन से कोलैबोरेट किया हो, कोऑपरेट किया हो उनको हटाने के लिए। अगर वो हटेंगे तभी आईआरजीसी का फुल कंट्रोल आएगा। तो ईरानियन स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो मेड बाय द मिलिट्री, और अमेरिकन स्ट्रेटेजी तो आपको मालूम है सेंटकॉम बनाता है। और जिस तरह ईरानियन मिलिट्री ने 5th फ्लीट का बेस को डिस्ट्रॉय किया बहरीन में, कम्प्लीटली गॉन, उसको रिबिल्ड ही नहीं कर सकते, उनके लिए पूरा नया बनाना पड़ेगा अब नाउ। तो उसकी वजह से अमेरिकन लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। इनफैक्ट अमेरिकन लॉजिस्टिक्स अब सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर पे बेसिस है। तो मुझे लगता नहीं कि ये वॉर रुकेगा, क्योंकि ये जैसे हम बात कर रहे थे सीज़ फायर, लड़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन ये हॉट सिचुएशन बनी रहेगी। बीच में 1-2 मिसाइल्स अटैक्स भी हो जाए जैसे भी हुए थे 2 हफ्ता पहले, बट अदर देन दैट ये सिचुएशन रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक कि यूएस अपना इंटरनल फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर देता। अभी फीफा में अमेरिका डूबा हुआ है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे रेस्ट मिला हुआ है। दे कैन डू मेनी थिंग्स बिहाइंड द सीन व्हेन द फीफा इज गोइंग ऑन, वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन फुटबॉल का। जैसे ही ये एंड होता है मुझे लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट फ्लेयर अप हो जाएगा, मुझे लगता है फिर छोटे मोटे घटनाएं होंगी, फिर लल होगा बाद में। सो ये ऑनगोइंग रहने वाला है, लेकिन दोनों लड़ना नहीं चाहते। फुल स्केल वॉर नहीं होगा जैसे फर्स्ट टाइम में हुआ था, उस तरह का नहीं होगा वेयर 3-4 हज़ार मिसाइल्स आर बीइंग ड्रॉप्ड बाय ईदर साइड्स, बोथ साइड्स। उस तरह का नहीं होगा, बिकॉज ये मिलिट्री स्टेलमेट हो गया अमेरिका के लिए। S-400 लगे हुए हैं ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, 3 या 4 यूनिट्स लगी हुई, रेजिमेंट्स लगी हुई हैं। एक साउथ में लगी हुई है S-300 की। इसे वर्चुअली स्टेलमेट फॉर अमेरिकन प्लेन्स टू बॉम्ब। तो ये मिलिट्री डिसीजंस हैं अभी, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये पीस यहाँ पे होने वाली, कोई चाहता नहीं है। व्हेन वॉर इज पेइंग मोर देन व्हाई विल वांट पीस, साधारण है। वॉर मेक्स मोर मनी,
सब लोग को पैसा कमा रहे। सही है। आईएईए चीफ का मैं महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी का मैं बयान पढ़ रहा था। उनका कहना यह था कि उनके निरीक्षक जल्दी ही ईरान के संवेदनशील यूरेनियम संवर्धन स्थलों का दौरा करेंगे। ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ बयान दिए थे संवर्धित यूरेनियम को लेकर के। ईरान उसके लिए भी तैयार नहीं दिखता है। ये संकेत जरूर बीच में मिले हैं कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन संवर्धित यूरेनियम भी किसी को नहीं देगा। तो ये कैसे संभव है? और ये बहुत संवेदनशील मामला है। यूरेनियम पे तो ईरान कभी एग्री नहीं करेगा, और आईएईए इंस्पेक्शंस की वजह से वो सारी साइट्स का इंफॉर्मेशन इजराइल को मिला था पहले, बिकॉज दे आर द वंस हु डिस्क्लोज ऑल दोज डॉक्यूमेंट। आपको मालूम है रिपोर्ट्स भी आई थी। तो आई डोंट थिंक सो वो अब करेगा। इन वो दो रीजंस के लिए बहुत डैमेज हुआ है, उसकी पब्लिक पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा ईरान के लोगों के ऊपर। डैमेज इज एक्सटेंसिव ऑन दो साइट्स। दूसरा, बहुत सारा प्लान्स हैव बीन शिफ्टेड, अब वहाँ पे नहीं है। सो ये जो सीज फायर जो अभी तक चल रहा है सो कॉल्ड, इसमें बहुत सारे प्लान्स हैव बीन शिफ्टेड, वो जगह पे है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उसके लिए पूरा का पूरा नया शुरू करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक सो दे हैव द एपेटाइट इस समय, क्योंकि उनको ये श्योरिटी नहीं है कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा। अटैक तो इसलिए बंद कर दिए क्योंकि वो प्लांट्स ही वहाँ से गायब हो गए। सो ना इजराइल नोज ना अमेरिका नोज वेयर आर दोज प्लांट्स, वेयर आर दोज एनरिचमेंट फैसिलिटीज। और पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश किया, बट ईरान हैज इफेक्टिवली ब्लॉक देम। तो इसलिए आईएई का इंस्पेक्शन भी मुझे नहीं लगता कोई जेन्युइन होने वाला है अब से, क्योंकि वो प्लांट्स ही नहीं है वहाँ पे। ये इसके बारे में एक रिपोर्ट आई थी और इन अमेरिकन पब्लिकेशन ऑन द फ्यूचर ऑफ आईएई इंस्पेक्शंस इन ईरान। तो आई डोंट थिंक सो वो जगह है जो डिक्लेयर की थी उन्होंने पेपर में। क्योंकि आईएई के इंस्पेक्शन में क्या होता है, यू हैव टू डिक्लेयर द साइट्स, द पर्पस ऑफ द साइट्स, द एग्जैक्ट न्यूक्लियर फ्यूजन मटेरियल जो भी उसके अंदर यूज किया गया एज ए फ्यूल, व्हाट इज द क्वांटिटी, और द स्टेज ऑफ उसका कितना है, उसका स्टेज कैसे, हाउ मच इट इज प्रोसेस्ड। जैसे भारत का जो और अमेरिका का भी जो बॉम्ब मटेरियल का जो यूरेनियम होता है वो अलग रिएक्टर्स होते हैं, उसके मिक्सअप नहीं होते। तो रेगुलर रिएक्टर्स पे आई इंस्पेक्शन हो सकता है फॉर सिक्योरिटी, सेफ्टी और ग्लोबल कॉन्फिडेंस के लिए, कि आप लोग भी देखिए कि हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे एग्जिस्टिंग में। बट द मिलिट्री साइट्स आर टोटली डिफरेंट। ईरान में मिलिट्री साइट्स वर द सेम बिफोर, और वो एक्चुअली दे वर द मिलिट्री साइट्स ओनली, उनका सिविलियन प्रोग्राम ही नहीं था उस समय। अब पहली बार रशिया इज ओपनली डूइंग ए सिविलियन प्रोग्राम इन ईरान। वंस दैट प्लांट कम्स इन, देन बाकी सारी साइट्स हो जाएंगी मिलिट्री एंड दिस वन प्लांट विल बी सिविलियन। ये प्लान है उनका। सो इसलिए टेम्परेली वो लोग इसको पोस्टपोन करेंगे until this plant comes up, supported by Israel, made by Russia, and then inspections will begin again, not for the time being. तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री ईरान जाएंगे या नहीं जाएंगे? एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी सो बिजी हैं, मुझे लगता है कि जयशंकर जी जाएंगे। अब आपने फॉरेन पॉलिसी देखा होगा भारत का, अभी भारतीय विदेश मंत्री इज इक्वल टू मोर कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स। तो भारतीय विदेश मंत्री का प्रोफाइल इज वेरी हाई नाउ। इनफैक्ट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री इज नाउ कमेंटिंग ऑन मेजर पॉलिसीज। तो भारत ने अपग्रेड कर दिया प्रोफाइल। मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अमेरिकन प्रेसिडेंट भी शायद सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी से ही मिल पाए, बिकॉज हमारी पार्लियामेंट का साइज देखिए, 1000+ मेंबर्स। तो जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी 1000 ईयर्स के लिए पोजीशन कर रहे हैं, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास एक डेमोग्राफिक काउंट है 200 मिलियन वोट्स का। उतना तो योगी जी इकट्ठा कर लेते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक तरीके का रीसेटिंग ऑफ द रीजनल फ्रेमवर्क है। तो भारतीय विदेश मंत्री इज
more important. अभी वो काउंटर पार्ट वाला रूल नहीं रहा. How can a उत्तर foreign प्रदेश minister of 90 million people be equal to a foreign minister of 1.5 billion people? Not possible. उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तो 403 सीटें हैं 400 और जब तक उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड अलग नहीं बना था, 420 सीटें हुआ करती थी. 420 सीटें. तो ये तो इतना ये बड़ा प्रदेश है ये. अब देखिए 3 ईरान बसे हैं उत्तर प्रदेश में, 3 ईरान है ऑलमोस्ट. तो भारत के लिए भी जैसे महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन द मैक्सिकन प्रेसिडेंट. सेम पॉपुलेशन, यू नो, सेम लिवेबल एरिया. सो भारत में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत विल हैव एटलीस्ट 5 और 6 डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स जो दुनिया भर को मैनेज करेंगे. लिटरली प्राइम मिनिस्टर से मिलना भारत के विल बी इम्पॉसिबल टास्क फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. और मुझे नहीं लगता कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाके बात करेंगे. देयर इज नो यूज देयर. और वाइस प्रेसिडेंट इज द आइडियल पर्सन टू बी सेंट देयर, व्हिच इज हाई ऑफिशियल और इट रिप्रेजेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया. दैट इज द राइट पोजीशन. क्योंकि अयतुल्ला कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो अबव द गवर्नमेंट है. ही वाज अ स्पिरिचुअल लीडर. तो स्पिरिचुअल लीडर के उसमें आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल गो. वो तो आई डोंट थिंक सो उनका प्रोटोकॉल ही अलाउ करेगा इसमें. ये मैं सोच रहा हूँ. प्रधानमंत्री मोदी तो अचानक लाहौर में भी उतर चुके हैं. सो आई डोंट नो. ये जो चर्चा चल रही है, इसमें आप कितना दम देख रहे हैं, या बस ये मजा लेने के लिए कहा जा रहा है कि इजराइल अंत्येष्टि के समय अटैक ना करे, इसलिए मोदी जी को वहां बुलाया जा रहा है. मोदी जी रहेंगे तो नेतान्याहू या उनकी फौजें ऐसा कोई काम नहीं करेंगी कि मोदी जी को नुकसान पहुंचे. Actually, why will Modi ji come in the way of Israel and Iran? Why? That's the question. Why? बेनिफिट क्या है भारत को? तो भारत जाए का तो क्या मुसाद बंद कर देगा बॉम्बिंग? यस दे विल. लेकिन बट भारत का क्या पर्पस है वहां जाने का? Ayatollah was not a is a supreme leader on a spiritual side, religion side. तो उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल में जाके क्या करेगी? अदर देन वाइस प्रेसिडेंट कैन गो और somebody else can go, foreign minister can go, but why will प्राइम मिनिस्टर मोदी go? मुझे तो लॉजिक नहीं दिखाई देता. और मोसाद ने इजराइल ने तो ऑलरेडी अपना काम कर दिया, उसको मार दिया है. यूएई ने मिलके और इजराइल ने मिलके मार दिया है. अमेरिका, ऑल 3 कंट्रीज कंबाइंड, दे फिनिश्ड हिम. तो आई डोंट थिंक सो मोसाद भी और इजराइल विल डू अगेन एनीथिंग लाइक दैट. मुझे भी नहीं लगता उसमें. और पब्लिक स्पेस में आपको मालूम ही है, जो छोटी बच्चियों को मारा था 2 टमाहोक मिसाइल से, हाउ मच फ्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट हैड टू फेस इन अमेरिका. ट्रंप ने तो कह दिया कि वो हमारी मिसाइल ही नहीं थी, इसके क्या सबूत हैं? उस पर लिखा हुआ था टमाहोक. उसका इतनी ट्रेजेक्टरी था 1500 किलोमीटर. इतनी संवेदनहीनता. वो तो एंग्लो सैक्सन्स को तो आपको पता ही है कैसे सोचते हैं वो लोग. 175 बच्चियां मारी गई थी उसमें. बहुत बड़ी घटना थी, दर्दनाक घटना थी. वो हिस्ट्री में रहेगी, वो हिस्ट्री में रहेगी. विल बी द वर्स्ट. यूएस मिलिट्री का एक डार्क स्टेज है और मैनी यूएस कांग्रेसमैन, रिपोर्ट सेनेटर्स ने भी इस पे कमेंट किया है. इट्स अ डार्क फेज ऑफ अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशंस. क्योंकि जानबूझ के 2 मिसाइल्स एक साथ गई थी, एक नहीं, वन आफ्टर द अदर. दैट मीन्स इट वाज अ प्लान्ड अटैक. तो वो तो डार्क फेज है. आई डोंट थिंक सो अमेरिकन मिलिट्री कैन रिकवर फ्रॉम दैट वन. लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कोई इजराइल अटैक करने वाला है कहीं पर भी. वहाँ पे 20 लाख लोग रहेंगे. आपने बोला 2 करोड़ है, सो 20 मिलियन पीपल विल बी देयर. 20 मिलियन पीपल इज अ बिग नंबर. आई डोंट थिंक सो वो सब ये सब काम करने वाले हैं. क्योंकि इजराइल के ऊपर अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया, बहुत सारी रिपोर्ट्स इजराइल से बाहर नहीं आई हैं, एंड आई डोंट वांट टू कवर देम आल्सो. लेकिन 42 दिन वो लोग बंकर्स में रह चुके हैं तेल अवीव में. तो ये मिस्टेक वो लोग शायद नहीं करेंगे. और आदित्य जी, कनाडा को 41 साल लग गए एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क में धमाके में खालिस्तानियों का हाथ था, ये स्वीकार करने में. वेरी शेमफुल ऑफ कनाडा. और आई थिंक
हम लोगों ने एनफ प्यूनिटिव एक्शंस कनाडा के विरुद्ध नहीं लिए हैं फॉर ओपनली सपोर्टिंग खालिस्तान इशू, एनफ नहीं लिए डिप्लोमेटिक एक्शंस। और कैनेडियन गवर्नमेंट का देखिए ब्रिटिश कैसे काम करते हैं, इनके 4 पिट्ठू हैं, एक अमेरिका है, एक कनाडा है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक न्यूजीलैंड है। डिनाइबिलिटी के लिए सारे ऑपरेशंस इन 4 कंट्रीज के थ्रू चलते हैं। तो कनाडा वाज वन ऑफ द, और खालिस्तान इशू आपको मालूम ही है बनाया कहाँ गया था, वेस्टमिंस्टर में बनाया गया था। सो दैट इज द इतिहास। महाराज दलीप सिंह के समय से चल रहे हैं वो उस तरह के इशूज। सो इट इज़ वेरी शेमफुल कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए। शायद भारत कुछ बोल के, अब जैसे एक और रिपोर्ट आ गई है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भारतीय स्टूडेंट्स आने चाहिए भारत कनाडा में। उनका 51% स्टूडेंट रेवेन्यू नीचे गया है। सो अब ये भारतीयों को डिसाइड करना है कि कैन दे कम्प्लीटली ब्लॉक कनाडा ऑफ। वहाँ पे जॉब्स तो है नहीं, लोग कनाडा में एजुकेशन लेकर अमेरिका में जॉब ढूंढते थे। एंड इट वाज जॉब्स अ भी नहीं फास्ट, है आदित्य जी, वहाँ रेडिकल भी बनाया जाता है बच्चों को। करेक्ट करेक्ट। अब सोचिए अमेरिका में पर ईयर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज अर्न $75 बिलियन फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स। ये हार्ड अर्न मनी है। तो प्रधानमंत्री मोदी एक चीज बोलना भूल गए कि 1 साल के लिए अमेरिका मत जाओ किसी यूनिवर्सिटी में। शायद उनको ये भी ऐड करना चाहिए था। ओके, तो क्योंकि इट इज ए एक्सपेंस फॉर इंडिया एंड ए ट्रबल फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स अपना भरपूर बेच देते हैं टू सेंड देयर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन। लोग अपना बिजनेस बेच देते हैं, लोग अपने गांव बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, जमीन बेचते हैं, खेती की जमीन बेच देते हैं, खेती की प्रॉपर्टी, जमीन बेच देते कर्जा हैं, बैंकों से कर्जा लेकर के भेजते हैं। कर्जा लेके भेजते हैं। तो और वहाँ पे जाके आप देयर इज नो जॉब्स, प्लस आप उस करेंसी का वैल्यू का पता नहीं, प्लस आपको यू हैव टू डू मीनियल जॉब्स, रेस्टोरेंट को साफ करो, बर्तन साफ करो, ऐसे करके काम आपको करने पड़ते हैं, विच इज़ गुड एनफ। काम में मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी कैनेडियन वेस्टर्न एजुकेशन कोई वैल्यू नहीं रहा। इन द एज ऑफ एआई अभी सिर्फ स्किल्स इंपॉर्टेंट है, नथिंग, डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेक मनी। स्किल्स है तो आपको मिलेगा एंड यू कैन इवन स्टार्ट योर बिजनेस। तो अभी एआई के ज़माने में देयर इज़ नो रेलेवेंसी ऑफ कनाडा, इवन यूएसए ऑल्सो। मैं यहाँ पे मैं तो अपने बच्चों को ही देखता हूँ, उनको भी यही बताता हूँ कि द स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट नाउ। अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा आजकल प्लम्बर्स कमाते हैं, इलेक्ट्रिशियंस कमाते हैं। यू नो ट्रेड्स आर मोर मनी मेकिंग देन अदर थिंग्स ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं भारत में भी जो आईटीआई को जो प्रमोट किया जा रहा था भारत में टेक्निकल एजुकेशन के लिए, दैट इज़ अ राइट स्टेप। क्योंकि ऐसे लोग चाहिए जो अपने हाथों से काम कर सकें, लीड मशीन्स पे काम कर सकें। फिलोसोफर्स थोड़े कम चाहिए होंगे टेक्नोलॉजीज फील्ड में भी। तो इसलिए आई थिंक अभी इंडस्ट्री चेंज हो रहा है एंड कनाडा इज़ फीलिंग द पेन। आप सोचिए $17 बिलियन पर ईयर का लॉस हो रहा है कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ को, $17 बिलियन। और 51% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स कमिंग इन कनाडा आर इंडियंस। और रेसिज्म, हेट्रेड, जिस तरह के कैंपेन्स चल रहे हैं वहाँ पे, इसे और सारे पाकिस्तानी टर्किश लोग चला रहे हैं फॉर द टाइम, और खालिस्तानी लोग चला रहे हैं। बट उस पर तो रोक, भारत को ही रोक लगानी चाहिए। नो मोर परमिशन फॉर गोइंग टू दीज कंट्रीज। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।